बिहार वासियों को सीएम नीतीश देंगे सौगात। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का होगा शिलान्यास। 3 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन। अनलॉक 6 को लेकर आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। खोले जा सकते हैं धार्मिक स्थल। बिहार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को होगी वोटिंग। राज्य में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ जेपीएससी की बैठक जारी। सिविल सेवाओं की परीक्षा की तिथि तय करने पर चर्चा। कैमूर के भभुआ में पति ने गर्भवती पत्नी और बच्चों को काटा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओछा मुनि के चक्कर में हत्या की आशंका। और बिहार में मौसम का बदला मिजाज। पटना में सुबह सुबह रुक रुक कर बारिश। गर्मी से मिली निजात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को सौगात देने वाले हैं। तो बताते चले कि आज पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार 3 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने पंकज कुमार ने बताया कि विहंग जगदीशपुर पीरो बिट्टा राज्य तिब्बत संख्या 102 का उद्घाटन होगा, जो भोजपुर जिले में पड़ता है। इसकी लागत 504.208 करोड़ रुपए है और इसके अलावा अमरपुर अकबरनगर SH 85 का उद्घाटन होना है और इससे भागलपुर मुंगेर बांका जिलों की यातायात में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। गोगा पंजवारा SH 84 और भागलपुर के साथ उदा किशनगंज बीरपुर SH 91 का उद्घाटन किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दिया है। बताते चले कि एक बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा आरंभिक परीक्षा 2021 को लेकर जेपीएससी में बैठक शुरू हो गई और इस बैठक में सभी जिले के नोडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद हैं। तो बताते चले कि इस बैठक में परीक्षा की तारीख निर्धारित किए जाने को लेकर फैसला होने वाला है और बता दें कि इस परीक्षा में कुल 252 पदों के लिए करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जेपीएससी में बैठक शुरू हो गई, इसको लेकर फिलहाल क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी का एग्जाम होना है और यह संभावित तिथि 12 सितंबर रखी गई थी और इसी को लेके आज जेपीएससी कार्यालय में जितने भी नोडल पदाधिकारी हैं या फिर हर एक जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके साथ जेपीएससी की बैठक चल रही है और बैठक 11:30 बजे से शुरू हुई है और लगभग 252 पद हैं जिनके लिए यह परीक्षा लिया जाएगा जेपीएससी के मार्फत और इसके लिए लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है जेपीएससी कार्यालय में और इसी परीक्षा को कैसे ली जाए उसको देखते हुए आज जितने भी अधिकारी हैं जिले के उनके साथ यह बैठक रखी गई है क्योंकि जिस तरह से कोरोना का लगातार कहर जारी है इसके कारण कई बार यह तिथि आगे की गई है और कैसे इस कोरोना के दरमियान छात्रों के एग्जाम सेंटर में बैठने की व्यवस्था हो या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या होता है उन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आज जिले के जितने भी जो नोडल पदाधिकारी हैं या फिर जिला
शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके साथ यह बैठक आयोजित की गई है और बैठक 11:30 बजे प्रारंभ हो गई है। इस वक्त हम जेपीएससी कार्यालय में ही हैं। आप देख सकते हैं जो जेपीएससी कार्यालय है सर्कुलर रोड में, वहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है और लगभग 252 रिक्त पदों के लिए यह एग्जाम जेपीएससी कंडक्ट कर रही है, जिसमें 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जेपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि इस बैठक के बाद यह साफ हो पाएगा कि इस एग्जाम की तिथि कब मुकर्रर होती है, क्योंकि जो संभावित तिथि थी वह 12 सितंबर और एक 19 सितंबर की बातें सामने आई है। पर अब देखना होगा कि इसमें से कौन सी तारीख मुकर्रर होती है इस एग्जाम के लिए। और कहीं ना कहीं कोरोना का असर अब भी पूरे देश में देखने को मिल रहा है और इस कोरोना काल में कैसे छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य जो उपाय हैं उसके माध्यम से इनको एग्जाम सेंटरों में प्रवेश मिलेगी, कैसे बैठाया जाएगा इनको, उन हर एक मुद्दों यानी हर एक पहलुओं पर बात होगी ताकि जो इस एग्जाम का जो कंडक्ट किया जाना है वह सुगमता और सुचारू रूप से हो सके। जी, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर, जहां लालू प्रसाद यादव एम्स पहुंचे हैं। सीने में दर्द की वजह से लालू प्रसाद यादव एम्स पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि जहां लालू प्रसाद एम्स पहुंचे हैं, हालांकि सीने में दर्द होने की वजह बताई जा रही है। इसको लेकर लालू यादव एम्स में भर्ती हुए। हालांकि अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव फोनों पे। अशोक जी, आखिर क्या वजह अचानक लालू प्रसाद यादव एम्स में पहुंचे हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, जैसी जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव के सीने में दर्द शुरू हो गया था, जिस वजह से उन्हें एम्स दिल्ली लाया गया है। क्योंकि अभी वो दिल्ली में ही प्रवास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको दिल्ली एम्स में लाया गया है और वहाँ डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और निश्चित जानी चाहिए कि जल्दी लालू प्रसाद यादव ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं और बीमारी के कारण वो जैसे बाहर निकलने के बावजूद भी वो दिल्ली में अपनी जैसी मीसाबाजी की आवाज पर रहे। आज सुबह में अचानक उन्हें सीने में दर्द का एहसास हुआ और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। जी बिल्कुल अशोक जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बताते चले कि सीने में दर्द की वजह से लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे पटना से, जहां आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। अनलॉक 6 पर फैसला हो सकता है कि धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। तो बता दें कि आज अनलॉक 5 की मियाद पूरी हो रही है। अब देखना होगा कि अनलॉक 6 में क्या धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई गई। हालांकि इस बैठक में मुख्य सचिव हमें बताते चले कि अनलॉक 6 पर फैसला हो सकता है कि धार्मिक स्थल भी खोले जा सकते हैं। तो पटना से खबर, जहां बताते कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि अनलॉक 6 पर देखना होगा कि क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, क्योंकि आज अनलॉक 5 की मियाद है वो पूरी हो रही है। तो अब देखना होगा कि अनलॉक 6 पर क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं धार्मिक स्थल को लेकर। तो पटना से बड़ी खबर बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई गई। हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। अनलॉक 6 पर फैसला हो सकता है कि धार्मिक स्थल भी खोले जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि अनलॉक 6 पर क्या अहम फैसले हो सकते हैं, क्या धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, क्योंकि अनलॉक 5 की मियाद आज पूरी हो रही है। अब अनलॉक 6 की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा बिहार और अब देखना होगा कि क्या अनलॉक 6 में धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। तो अब देखना होगा, हालांकि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक है। अब देखना होगा कि अनलॉक 6 पर क्या अहम फैसला हो सकता है, क्या इस फैसले में।
तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मरगूब, अनलॉक 5 की मियाद आज पूरी हो रही है। अब अनलॉक 6 की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, क्या अनलॉक 6 में धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं? देखिए करिश्मा, चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में वो बैठक शुरू हो गई है सचिवालय में। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, गृह सचिव, राज्य के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इसमें जो जिले से फीडबैक लिए गए थे, जिले के डीएम से, वो उस फीडबैक को शामिल किया जा रहा है जी। साथ ही साथ संक्रमण की स्थिति को लगातार देखा जा रहा है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो यह है कि धार्मिक स्थलों पर छूट होगी, सरकार छूट देने जा रही है। साथ ही साथ व्यापारिक जो मामला है, जो टाइमिंग है, उसमें सरकार उसे बढ़ाने जा रही है और कई अन्य छूटें मिलेगी। चूंकि स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, सरकार परीक्षा को लेकर भी एक बड़ा फैसला करने जा रही है। आज अनलॉक 6 में ये दो तीन महत्वपूर्ण चीजें होने जा रही हैं। थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म होगी तब हमारे दर्शकों को कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो ब्रेकिंग है उससे रूबरू कराएं। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण ब्रेकिंग हम सुबह से बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, उस पर फैसला होगा। स्कूल कॉलेज का जो परीक्षाएं हैं उस पर हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के तहत लेने की छूट होगी, यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं को लेने की छूट होगी। साथ ही व्यापारिक स्तर को लेकर के भी कई छूटें हो सकती है। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और संक्रमण को देखते हुए निश्चित तौर पर अनलॉक 6 में कई बड़ी छूटें मिलने की संभावना है। करिश्मा, रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे पटना से, जहां जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बयान दिया है कि जल्द होगा उन पर फैसला, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। अवनीश, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है, वो बयान क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं और भागलपुर जिले से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको वसूलीबाज कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा वसूली करने आते हैं और बैग भर कर पैसा ले जाते हैं। इसके बाद बीजेपी काफी नाराज चल रही थी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो या मंत्री हो, लगातार जेडीयू से कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। आज जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में जल्द गोपाल मंडल पर कार्रवाई होगी, पार्टी बड़ा निर्णय लेगी, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन धर्म के तहत कोई भी व्यक्ति किसी अपने घटक दलों के दूसरे बड़े नेता पर ओछी बयानबाजी नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। और हमें लगता है कि देर शाम तक कुछ बड़ा फैसला जरूर जो है वो पार्टी लेगी। लेकिन जिस तरह से गोपाल मंडल का बयान आया है, बीजेपी के लोग नाराज हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा था, इसको लेकर दोनों दलों के नेताओं में जरूर अंदरूनी रूप से नाराजगी जरूर सामने आ रही थी। और इसी का नतीजा है कि उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उन्होंने एक तरह से आश्वासन दिया है कि जल्द बड़ा फैसला जो है वो गोपाल मंडल पर होगा। बिल्कुल अवनीश, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। सवारी को उतार रही बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। डाल्टनगंज से औरंगाबाद यह बस जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। तो पलामू से खबर, जहां पलामू के कजरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। श्रवण, हादसों की वजह क्या है, कुल कितने लोग घायल हुए, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है?
जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए ये घटना जो है वो कजरी रेलवे स्टेशन के पास हुई है। रेलवे स्टेशन के पास में एक जो बस है, निजी बस है, वो सवारियों को उतार रही थी। इसी दरमियान पीछे से एक ट्रक आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद बस जो है वो अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। जिसमें बस में सवार लगभग 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बिल्कुल चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शबन। खगड़िया में रंगदारी वसूलने को लेकर अपराधियों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही उसका अपहरण भी कर लिया गया। अपराधियों ने अपहृत युवक के परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग की। हालांकि अपराधियों की पिटाई से गंभीर यानी युवक को बरामद कर लिया गया है और घटना जिले के महेशकोट थाना इलाके की है। इधर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रंगदारी को लेकर युवक को अगवा किया गया। बताते चले कि 2 लाख रुपए के फिरौते की मांग की गई है। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से पहले 2 अपराधी पहले से वहाँ तैयार थे और ये 3 आदमी से उसको बात करते हुए ले गया। अब जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा करके मार करके ले जाने लगा, हल्ला किया। कौन गाड़ी पर? मोटरसाइकिल से। तो हल्ला जब किया तो हम लोग छत पे थे 3 महला पे, आवाज़ हमको लगा बगल में ट्रेन, हमको लगा कोई कटने तो नहीं गया है। तो हम खोजने निकले, दोबारा आवाज़ लगाया, भैया बच्चे हमारा मार दे। तो हम निकले पैदल ही, लोगों से पूछे तो बोला हाँ यहाँ 4-5 आदमी था जो रास्ते होकर बैठा के मारते हुए ले जा रहा था। इतना जो भी मेरे साथ शस्त्र है, जो भी लोग हमारे थे, उनको लेके हमने घूमना शुरू किया। उसके बाद जाकर के अपराधी भागने में नाकाम हुए। माँ को बोलो। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड से बाढ़ के विभीषिका के बीच एक बेबसी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बताते चले कि हालांकि पैर फिसलने के दौरान गहरे पानी में जाने से एक महिला की मौत हो गई। वही शव को बाढ़ग्रस्त इलाके से 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर लाने के लिए मृतक के परिजनों को खटिया का सहारा लेना पड़ा, जहां फिर बाद में ऑटो से शव को लेकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की राशि मिलने की आस में परिजनों ने महिला को पोस्टमार्टम करवाया। गांव की महिला है, शौच करने के लिए चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। शौच करने के लिए पानी में गई थी, जो है ना, चूँकि ईटा सोलिंग रोड है और पैर फिसल जाने के कारण जो है ना वो जो है लापता हो गए। उसके बाद जो है खोजबीन के बाद जो है तब 2 घंटा के बाद तब जो है। बिहार के कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक व्यक्ति ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। बता दें कि धारदार हथियार से पत्नी और 2 बच्चों को काट दिया है। भभुआ थाना की सोनडेहरा गांव की घटना बताई जा रही है। हालांकि कैमूर जिले के सोनडेहरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने रात 9 बजे के करीब गर्भवती पत्नी और 2 बच्चों को फरसा से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के बाद यानी कैमूर पुलिस की टीम आनन फानन में सोनडेहरा गांव पहुंची। पुलिस ने महिला और बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया है। वहीं हत्या करने वाले आरोपित व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर भभुआ थाना लेकर आई है। हत्यारोपी से पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। वहीं घटना के बाद सोनडेहरा गांव में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला मोती रूपा, जिनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई गई, वही दोनों बच्चों की यानी 1.5 वर्षीय खुशी कुमारी और 2.5 वर्षीय शिवम कुमार है। और इस मामले में अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि उसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि झाड़ फूक भूत प्रेत के अंधविश्वास के कारण पति ने अपने परिवार में यानी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो मैं यहाँ सुबह में आया तो पता चला कि मेरे ही क्षेत्र में सोनडेहरा गांव में लाल बाबू नाम का शख्स जो अपनी पत्नी और एक बेटा एक बेटी को फरसा या तलवार से काट दिया है। और वो तो घर में ही बंद किए थे ग्रामीण। अभी हम लोग आए, उसकी पत्नी भी गर्भवती है। सब मिलाकर हमें लगता है कि 4 लोग हैं। और ये बहुत बड़ी जघन्य हत्या की गई है। सूचना मिली थी कि
लाल बाबू अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दिया है। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। तो आगामी 1 सितंबर से राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस अब तेज एक्सप्रेस की बोगी के साथ चलेगी और इन बोगियों में आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं। ट्रेन के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है और साथ ही दरवाजे भी ऑटोमेटिक है। जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे ट्रेन नहीं चलेगी। अगर ट्रेन में कहीं आग लगेगी तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो आगामी 1 सितंबर से बदलेगा यानी सफर का अंदाज। तो बताते चले कि 1 सितंबर से यानी आने वाले 1 सितंबर। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मरगूब, ये खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है आपके पास, क्योंकि आगामी 1 सितंबर से अगर बात की जाए तो नई दिल्ली से जो चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है उसमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा। एक तरह से कहा जाए कि जो सफर का अंदाज अलग देखने को मिलेगा। बिहार के लोग लुत्फ उठाएंगे तेजस एक्सप्रेस का। कशिश में पहली बार इस बॉगी का, इस ट्रेन का नजारा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी सुनील से आप देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस की बोगियां, यही बोगियां हैं जो तेजस एक्सप्रेस में लगती हैं। अब राजेंद्र नगर से नई दिल्ली चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लगेगी। इस बोगी की खासियत आप समझिए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस बोगी में लगे हुए हैं। इस बोगी के अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही साथ अंदर में जो केबिन है वो केबिन बना दिया गया है। अब खुला हुआ बेड किसी भी यात्री का नहीं होगा, वो केबिन में होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गेट है वो जब तक गेट बंद नहीं होगा तब तक ट्रेनें आगे नहीं बढ़ेंगी। साथ ही अगर ट्रेन में कहीं चिंगारी भी आ जाती है तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। अगर कहीं खतरा होगा ट्रेन के, मान लीजिए डिस्प्ले को या मान लीजिए रेलवे ट्रैक को, तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। मतलब है कि महत्वपूर्ण यह है कि एक्सीडेंट अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा क्षति लोगों को नहीं होगी। बॉगी को इस तरह बनाया गया है कि अगर ट्रेन आपस में अगर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक दूसरे से चढ़ती भी है तो लोग बहुत कम कैजुअल होंगे। और तेजस एक्सप्रेस 1 सितंबर से राजधानी एक्सप्रेस के बॉगी के स्थान पर चलेगी और इसके लिए पूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे बॉगियों को साफ किया जा रहा है। अंदर में पूरे सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज सिस्टम भी लगाया गया है। एक बिल्कुल अंदर और बाहर जो कुछ होगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग रेलवे विभाग के अधिकारी करेंगे। जहां कंट्रोल रूम है वहां होगा। तो तेजस एक्सप्रेस का लुत्फ उठाइए 1 सितंबर से। और राजधानी एक्सप्रेस के किराए में तेजस का लुत्फ बिहार वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा रेल मंत्रालय ने दिया है। और उसका पहला रूबरू सिर्फ और सिर्फ हम कशिश न्यूज चैनल पर मैंने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया कि तेजस एक्सप्रेस के बोगियों की खूबी क्या है। करिश्मा, बिल्कुल, तो एक नए अंदाज में अब लोग इस सफर का लुत्फ उठाएंगे। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कटिहार में नदियों का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जिले के 8 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति है। लगभग 4 लाख की आबादी बाढ़ का दंश झेलने को विवश है और ऐसे में कई जगहों पर सरकारी मदद दी जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि कुर्सला प्रखंड के माल गोदाम कैंपस में बाढ़ पीड़ित विस्थापित शरण लिए हुए हैं और हालांकि इन लोगों को खाने में खिचड़ी दी जा रही है। विस्थापितों का कहना है कि दोनों टाइम खिचड़ी नहीं खाया जा सकता है, इसलिए जब गैर सरकारी संस्था इन लोगों के बीच सूखा राशन वितरित करने आती है तो लोगों में उससे लेने के लिए होड़ मच जाती है। कुर्सला के मां दुर्गा पूजा समिति इन विस्थापितों के बीच सूखा राशन और प्लास्टिक मुहैया करवा रही है, जिसे लेने के लिए इन विस्थापितों में मारामारी मची हुई है। नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग को नहीं मिला अभी। बांट रहा है, हमको मिले नहीं, हमको चुकी पर नहीं दी। लोगों में बेचैनी है कि मैंने हमको लग नहीं रहा है कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से विशेष व्यवस्था है और काफी लोगों में देख रहे हैं परेशानी। तो हम लोग अपने तरफ से जो है मंदिर कमेटी की तरफ से जो है यह मैंने वितरण। तो कटिहार से खबर जहां बताते चले कि बाढ़ पीड़ितों ने सूखा राशन की मांग की है। हालांकि जिस तरह से अभी भी 8 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो ये तस्वीरें कटिहार की जहां पे किस तरह से सूखा राशन के लिए लोगों की होड़ मची हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैं। पर रितेश, अगर देखा जाए तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है,
अगर बात कटिहार की जाए तो कटिहार में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए करिश्मा, सीमांचल का ये इलाका जो है कटिहार, खास करके बाढ़ की त्रासदी को झेलने को विवश है। लगभग 8 प्रखंड की 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को जो मुकम्मल सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रशासन कोशिश तो कर रही है कि हर बाढ़ पीड़ित तक सहायता पहुंचाया जाए, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो पीड़ित हैं वो ऊंचे स्थान पर शरण लेने को विवश है। कुछ जगह सामुदायिक किचन भी चल रहा है। पशुओं के लिए चारा एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात है जो लोगों को बाढ़ पीड़ित इलाके से रेस्क्यू करती है। तो कहीं न कहीं जो है बाढ़ की जो विविधता है उससे एक बड़ी आबादी जो है कटिहार में प्रभावित है। जी करिश्मा। बिल्कुल, चलिए, और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रितेश। खबर में आगे बढ़ेंगे। पटना सिटी में इस्लामपुर पटना पैसेंजर ट्रेन में एक महिला की आकस्मिक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दनियावा स्टेशन से महिला ट्रेन में चढ़ी थी और फतुहा जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लिया। तो ये पटना सिटी से खबर है, जहां इस्लामपुर पटना पैसेंजर ट्रेन में एक महिला की आकस्मिक मौत हो गई। तो ये तस्वीरें पटना सिटी के ट्रेन की, जहां पे एक महिला की आकस्मिक मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने फतुहा जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। गया में कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम मोहल्ले में 4 से 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने देर रात्रि घर के बाहर बैठे संतोष यादव को गोली मार दी, जिससे ठेकेदार संतोष यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक ठेकेदार के परिजनों ने कहा कि अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की है। टाउन डीएसपी राजकुमार शाह ने बताया कि रात 10 बजे की सूचना मिली थी कि बगला स्थान में किसी व्यक्ति को गोली लगी है। मृतक संतोष यादव का बगल के ही पड़ोसी से विवाद चल रहा था। 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बंगला स्थान में एक आदमी की गोली लगी है। तो उसके बाद हम लोग तहकीकात किए तो फिर पता चला कि वो पीएलसी मगध मेडिकल से वो डेट घोषित होकर फिर यहाँ बॉडी आ गई है। उसके बाद पता चला कि संतोष यादव नाम के व्यक्ति हैं और बगल के पड़ोस से ही विवाद था, जिसमें बगल के 4-5 पड़ोसियों का नाम उन लोगों ने दिया है। जो छापेमारी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।